मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द दीन शो। बात वही कंटिन्यू कर रहे हैं जो पिछले एपिसोड में की थी बिग बैंग के हवाले से, उसी को आगे लेके चल रहे हैं। 3 पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। ब्रदर आमिर हक मेरे साथ मौजूद होंगे। पॉइंट नंबर जी 1, साइंटिस्ट वर्सेस एथियस्ट। पॉइंट नंबर 2, साइंटिस्ट अबाउट क्रिएटर के कोई बनाने वाला है, इसके मुतालिक साइंसदान क्या कहते हैं। और पॉइंट नंबर 3, क्रिएशन या एक्सीडेंट, असल में है क्या ये, कोई सोच समझ के बनाई है ये दुनिया किसी ने, या फिर ये एक एक्सीडेंट है। अगर पिछले एपिसोड्स आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिए, जाके हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, ताकि बात आपको समझ आ जाए ज़रा कि किस हम कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं। आमिर हक भाई की तरफ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह पाक का करम, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक आज ठाक है, बड़े फिट हैं? ठंडे ठंडे, बड़े लो लो नो, से लग रहे हैं। क्या बात नो, है जी? नो। कुछ एनर्जी ड्रिंक नहीं लिया नहीं, आपने? नहीं। होश ऐसा करके भाई, होश ऐसा कोई करके। ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसा अच्छा, कोई मसला ठीक नहीं हो है। गया। मैं जरा स्टार्ट आज जरा थोड़ा सा एक, आप आवाज थोड़ा महसूस कर रहे होंगे, बेस थोड़ी सी जी जी। इसमें ज्यादा है। मैं जरा मैं मैच कर रहा था कि ये दाढ़ी मूछ के साथ कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, नहीं अच्छा, चलेगा भाई। नहीं नहीं नहीं, तो इसमें जरा फुर्तियां चाहिए जी, फुर्तियां। मैं खैर, मौजूद हूँ, जिंदा जी। सलामत सर, इधर ही गुड। इंशाल्लाह। तो हम्म। बहरहाल बात को शुरू करते हैं। जी पहले बिल्कुल। पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि ये जो है कि साइंटिस्ट वर्सेस एथियस्ट। पहले तो यही जी। हमें बताएं कि ये पॉइंट जो आपने आज इस शो में डिस्कस करने के लिए रखा है, इसकी क्या इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपने इसको स्टार्ट में रखा है? हम्म। इसको फारूक भाई, इसको स्टार्ट में रखने की जो वजह थी, वो वजह बेसिकली ये हम्म, है कि एक आम मुसलमान का या एक आम बिलीवर का, एंड हम्म। जो है ना, ये जहन में रहना चाहिए, जब मैं बिलीवर कहूंगा ना, तो उससे मुराद मुसलमान भी है, उससे मुराद ईसाई भी है, उससे मुराद ओके। हिंदू भी है, उससे मुराद हम्म। यहूदी भी है। अलगर्ज किसी भी किस्म के खुदा पर, माबूद पर, इलाह पर, क्रिएटर पर यकीन रखने वाला बिलीवर होता है। यानी ओके। बिलीवर वर्सेस एथियस्ट, यानी थीस्ट वर्सेस एथियस्ट। ठीक है ना? हम्म। तो इसीलिए जब मैं कहूं बिलीवर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान। ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, मतलब बहुत अच्छा। शुक्रिया। एक कमेंट भी अभी आया था काशिफ भाई का, माजरत के साथ आपकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी कह रहे थे जी मेरी तरह कि मतलब इजी मॉल रखिएगा थोड़ा बातें, ताकि हमें जो है ना ये टर्म्स बड़ी बड़ी, तो आप उसको हमारे लिए, हमारी आसानी के ओके। लिए काइंडली मतलब थोड़ा सा ट्रांसलेट, जैसे अभी आप हमें समझा रहे हैं तो इसी तरह करते जी, रहिएगा, ठीक है जी? इंशाल्लाह ओके जी, जरूर कैरी जरूर ऑन। जरूर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। और हम्म। ये अच्छा है कि व्यूअर्स अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, बताते हैं, ताकि हमें पता चले हम किस तरीके से बात कर सकें। या नॉर्मली बहुत नहीं पता शुक्रिया चल जी पाता, तो काशिफ आप लोगों साहब, ने बहुत बताया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। जी, हम्म। साक्षी भाई का शुक्रिया। अच्छा देखें, तो बिलीवर जब बोला जाएगा, तो उससे मुराद सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं है, उससे मुराद तमाम अदयान के लोग हैं, तमाम मजाहिब के हम्म। लोग हैं, जब वो हम्म। वर्सेस आएंगे एथिस्ट के। तो जो बिलीवर है ना, एक बिलीवर, वो नॉर्मली उसकी साइकी ये होती है, उसकी नफ्सियात ये होती है, उसकी सोच ये होती है कि यार एथिस्ट जो है ना, ये बहुत बड़ी को तोप होती है, पता नहीं हम्म। कितना बड़ा साइंसदान होता होगा है। हम्म। और जनाब, पता नहीं इसने क्या क्या इजाद, ये घर बैठा पता नहीं क्या क्या तोप बना रहा होगा। एथियस्ट, एक हम्म। दाहिया जो है, मुल्हिद जो है, उसके बारे में एक मुल्हिद। आम बिलीवर की, एक आम मुसलमान की ये सोच होती है, बिलीवर की भी और मुसलमान की। तो मैंने ये जो पॉइंट रखा है ना, साइंटिस्ट वर्सेस एथिस्ट, ये इसीलिए रखा है समझाने के लिए कि सबसे पहले तो ये चीज समझें कि जरूरी नहीं है कि जितने साइंसदान हैं वो सारे के सारे दहरी और मुल्हिद हैं, नहीं। उनमें ओके। अक्सरियत, मेजोरिटी, और मैं आज कुछ कोट भी करूंगा इसके लिए, इस हवाले से जो आज हमने प्रोग्राम रखा है, वो यही बताने के लिए रखा है कि बड़े बड़े हम्म। इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े माइंड्स, बड़े बड़े जहीन लोग जो हैं, जिन्होंने साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, साइंस के मुख्तलिफ शोबों के अंदर बड़े इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं, वो एथियस्ट हम्म। नहीं थे, साइंटिस्ट थे और बिलीवर्स थे, ओके। बिलीवर्स थे। अच्छा, और एथियस्ट क्या है, और हम्म। साइंटिस्ट और एथियस्ट में क्या ये देखें। हर ठीक। साइंटिस्ट जो है वो एथियस्ट नहीं होता, और इसी तरीके से हर एथियस्ट साइंटिस्ट नहीं होता। पॉसिबल है हम्म। कि कोई साइंसदान हो वो एथियस्ट हो, पॉसिबल है ना हो, मगर हम्म। बड़ी एक गिनी चुनी सी अमाउंट है जो दाहरी मुल्हिद होते हैं, वो कोई साइंस में कोई कारनामा कर लें या वो साइंस बन जाए। जैसे स्टीफन हॉकिंग आप कह सकते हैं, बड़ा नाम है। इसके अलावा कोई इतना ठीक। बड़ा नाम अभी तक नहीं है कि जो दाहरिया हो और जिसने कोई जो है ना लैंडमार्क छोड़ा हो, कोई माइलस्टोन गाड़ा हो साइंस के अंदर, बहुत बड़ा हम्म। दाहरिया हो, नहीं। इसके अलावा जितनों ने भी आर्ग्यूमेंट पेश किए हैं,
वो या तो फिलोसॉफिकल किस्म के हैं, मॉरल किस्म के हैं, सोशल किस्म के हैं, नॉट साइंटिफिक। तो स्टीफन हॉकिंग ने एक थोड़ा सा छक्का मारा, कोशिश करने समझाने की, मगर वो भी खालिक का इनकार नहीं कर सका, चाहे वो कुछ और मानता है। वो भी आने वाले अभी टाइम में हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो ये समझने के लिए बड़ा आसान है कि साइंटिस्ट वर्सेस एथियस्ट, ये समझ लें। तो कभी भी किसी दाहिये से बात हो रही है तो उससे मरऊब नहीं होना, ये परेशान नहीं होना कि वो बहुत बड़ी तोप है, बहुत बड़ा साइंसदान है। नहीं, बहुत बड़ा जाहिल है वो, बहुत ट्रक बड़ा के जाहिल बत्ती है वो पीछे। जी। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। ये समझें कि जिस तरीके से मुसलमानों में, क्योंकि हमारी जो व्यूशिप है वो ज्यादा मुसलमानों की है, मगर मैं बिलीवर कहूंगा क्योंकि एथिज्म जब टॉपिक है ना, वो सबका यकसा है। तो तो वर्सेस जो बिलीवर आएगा। वर्सेस बिलीवर आएगा, ठीक है। तो जितने भी अदयान के मानने वाले लोग हैं ना, जिस तरीके से ईसाइयत में, मुसलमानों में, यहूदियत में, हिंदू मत में, बुद्ध मत में, अलगर जितने मज़ाहब पाए जाते हैं, उन सब में एक अक्सरियत जाहिलों की है। ये हमें मानना पड़ेगा। बहुत कलील हैं जो उलमा होते हैं, ठीक। अक्सरियत जाहिलों की होती है। उनको अपने दीन के बारे में नहीं पता, मगर डेंगियां मारते हैं। अपने अल्लाह की मार्फत का हुसूल नहीं है, अल्लाह के रसूल के मनसब को नहीं जानते, सहाबा के मनसब को नहीं जानते, दीन इस्लाम की तारीख से या अपने दीन की तारीख से वाकिफ नहीं है, अपने लिटरेचर, अपनी किताबों से वाकिफ नहीं है। तो जब वो किसी एथियस्ट के सामने बैठते हैं तो एथियस्ट जो है वो तोप बनता है उनके सामने, और वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मालूमात नहीं। इसी तरीके से आप किसी एथियस्ट को साइंटिस्ट के सामने बिठाएंगे ना, तो साइंटिस्ट एथियस्ट को जूते मारेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट की नजर के अंदर जो एक ओरिजिनल प्रोफेशनल ऑफिशियल साइंटिस्ट होता है, वो एथियस्ट के इन आर्ग्यूमेंट्स को कभी भी कबूल नहीं करता, वो हंसता है इनके ऊपर। अभी हम साबित करेंगे, अभी हम साबित करेंगे बड़े माइंड के साथ। तो पहले ये एक बेस समझ लें कि साइंटिस्ट वर्सेस एथियस्ट कैसे है, ठीक है। ठीक। साइंटिस्ट वर्सेस बिलीवर कभी भी नहीं हो सकता, ये याद रखें। कभी भी साइंटिस्ट वर्सेस बिलीवर नहीं हो सकता। ये एक शोशा छोड़ा जाता है आमतौर पर कि जी साइंस जो है ना वो वर्सेस रिलीजन है और साइंटिस्ट वर्सेस बिलीवर है। नहीं, साइंटिस्ट साइंटिस्ट वर्सेस एथियस्ट होता है ऑलवेज, क्योंकि एथियस्ट जो है वो एक ऐसे बेसिक लॉ का इनकार कर रहा है जो कि कॉज एंड इफेक्ट पे पूरी साइंस खड़ी है, और बिलीवर से ज्यादा साइंटिफिक उसूलों को मानने वाला ही कोई नहीं होता, बिलीवर से ज्यादा। क्योंकि वो बुनियाद इस चीज पर रखता है कि अल्लाह ने किसी चीज को भी बगैर इल्लत के फजूल पैदा नहीं किया हुआ। साइंस भी यही कहती है कि साइंस में कोई भी इफेक्ट आता है उसके पीछे कॉज होता है। अच्छा, अब हम दलील की तरफ चलते हैं कि कुरान ने इल्म वालों के लिए क्या बात की हुई है। मैं ना कुछ कुरान की आयत पेश करना चाहता हूं, जिससे हमें पता चलेगा कि उलमा की कुरान ने कदर की है, इल्म की कुरान ने कदर की है, और कहा है उनसे पूछो। एथियस्ट बेसिकली जाहिल होता है। एथियस्ट से दीन के बारे में पूछना, साइंस के बारे में मालूमात हासिल करना, ये एक धोखा है, खुद फरेबी है और खुद नुमाई है, धोखा होता है इससे। अच्छा जी, ये सूरह अलक की आयत है। सूरह अलक, जिसको सूरह इकरा भी कहते हैं, ये वो सूरत है चैप्टर 96 के जो अवाइल इस्लाम में नाजिल, सबसे पहली वही जो नाजिल हुई है वो यही नाजिल हुई है सूरत जो है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसकी आयत नंबर है इकरा व रब्बुकल अकरम। ये शुरू से जरा कीजिएगा, 96 से ऊपर, हाँ यहां से शुरू होती है, इकरा व रब्बुकल अकरम। ए नबी पढ़ो, व रब्बुकल अकरम, और तेरा रब बड़ा करीम है। अगली आयत वो कहते हैं जी अल्लजी अल्लम बिल कलम, कि वो तेरा रब वो है जिसने कलम के जरिए सिखाया है, कलम से लिखना सिखाया। आगे आए, ये उसने कैसे सिखाया। उसने कहा अल्लमल इंसान मालम यालम, उसने कलम दिया वसीले के तौर पर इल्म सीखने के लिए। अल्लमल इंसान मालम यालम, उसने इंसान को इस कलम के जरिए, इस नॉलेज के जरिए वो चीजें सिखा दी, मालम यालम, जिसको वो जानता तक ना था। अब यहां अल्लाह ने पहली वही के अंदर इल्म की, आलिम की और कलम की अहमियत बयान की है, और यहां इंसान को खास किया है, मोमिन को नहीं, इंसानियत को, कि इंसान को वो उलूम सिखाए जो वो नहीं जानता था कलम के जरिए। यानी ये वो उलूम है जिनका ताल्लुक दुनिया से है, दीनवी नहीं। दीन का जो इल्म है वो हमेशा नबियों के जरिए आता है, दुनिया के जरिए नहीं आता, ठीक है, जाहिलों से नहीं आता। दीन का इल्म, जो दुनिया का इल्म अल्लाह सिखाता है वो दुनिया के जरिए आता है, उसको कहते हैं स्कॉलर्स, उलमा, उनको कहते हैं साइंटिस्ट, उनको कहते हैं थियोलॉजिस्ट। अब मैं वर्सेस लेके आऊंगा आगे चल के। आज ही दूसरी आयत, अगली आयत पे आ जाए जी, बड़े गौर से तवज्जो ये फरमानी। अच्छा ये देखें, अब ये क्या कहते हैं, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मगर देखो इस इंसान को जब इल्म दिया जाता है, ये थोड़ा सा दुनिया का इल्म सीखता है, इन्नल इंसान लयतगा, ये सरकशी करना शुरू कर देता है। अल्लाह, ये कहता है मैं मानता ही नहीं खुदा को,
ये दुनिया का इल्म हासिल करता है, सैयारों पर सैर करता है, कहकशाओं को देखता है, दुनिया में फलने फूलने वाली जिंदगी को देखता है, जानवरों के तनव्वुं को देखता है, अशजार, नबातात और फिर अनहार और फिर अबहार और फिर ओशियंस और फिर बर्रे आज़मों की जब सैर करता है तो कहता है मैं अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ। तुझे ये इल्म सिखाया किसने था? तुझे तो सिखाया ही तेरे अल्लाह ने था। अब आ जाए अगली, ये है उलमा का स्टेटस और ये है एथियस्ट का स्टेटस कि वो इनकार कर देते हैं। अच्छा जी, सूरह निसा की आयत 162 अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब यहाँ बड़ी मजे की बात अल्लाह ताला ने ये देखें की है, लाकिन रासिखून फिल इल्मि मिनहुम वल मुमिनून युमिनून बिमा। मैं सिर्फ ये एक कंपैरिजन पेश करना चाहता था, पूरी आयत नहीं रखूंगा। अल्लाह ताला ने यहाँ मोमिनून को अलहदा और रासिखून फिल इल्म को अलहदा जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन अर रासिखून फिल इल्मि मिनहुम, कि वो लोग जो इल्म वाले हैं, पक्के पुख्ता इल्म वाले, वल मोमिनूना और ईमान वाले। ये देखें कंजुल ईमान का तर्जुमा, हाँ, जो जो उनमें इल्म के पक्के और ईमान वाले हैं, यानी इल्म के पक्के अलहदा लोग हैं और मोमिनीन अलहदा हैं। यानी अल्लाह ने इल्म वालों को इतनी अहमियत दी है कि उनको ईमान वालों से अलहदा एक प्रॉपर कैटेगरी, हालांकि वो भी ईमान वाले होते हैं मगर अलहदा एक कैटेगरी पहले बयान जिक्र किया है। किया है उनका, अलहदा बयान किया पहले। जी, अगली आयत में आ जाए तो ये इल्म वालों की अहमियत। अब देखिए कितनी खूबसूरती से अल्लाह ने अगली आयत के अंदर तकाबुल पेश किया। सूरह उज़्ज़ुमर माशाअल्लाह। आयत 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। कह दें ए नबी कि क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? क्या ये लोग बराबर हो सकते हैं? ये देखिए लिखा हुआ है जी कि ए रसूल आप इनसे फरमाओ क्या बराबर हैं जो जानने वाले और अनजान? नसीहत तो वही मानते हैं जो अकल वाले होते हैं। तो इल्म वालों का अल्लाह ताला ने यहाँ पर स्टेटस जिक्र किया। ये मैं बेस बना रहा हूँ कि ये जो एथियस्ट जी। लगे फिर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और ढेंगियां मारते हैं कि जनाब हमसे आकर पूछो क्रिएशन क्या है, हमसे आकर पूछो एवोल्यूशन क्या है, हमसे आकर पूछो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आपने पूछना है तो इल्म वालों से पूछना है। अब हम आगे इल्म वाले भी पेश करेंगे, वो कौन है। अगली आयत पर आए जी। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पूछो। सूरह नहल आयत 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरी टुकड़े में, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फसअलू बड़ी अहल मशहूर आयत ज़िक्र है। इन कुंतुम ला तालमून, बहुत हम्म। मशहूर आयत है। अब इसका तर्जुमा हम्म। कंजुल उम्माल में, कंजुल ईमान में आला हज़रत साहब ने क्या किया। ये आला हज़रत का मैं इसलिए पेश करता हूँ कि हमारी अक्सरियत बरेलवी भाई हैं, मेरा किसी फ़िरके से हमारे ताल्लुक नहीं है, सबको मीठे पता है। मीठे भाई, हमारे भाई, मीठे मीठे मैं भाई खुद हैं बड़ी रिस्पेक्ट जी। करता हूँ जी उनकी, बिल्कुल। यस, तो ए लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है। अल्लाह ने इस आयत हम्म। में ये चीज खोल कर बयान कर दिया कि इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं। अब ये वो आयत मैंने पेश की हैं जिसमें इल्म सिखाना अल्लाह की तरफ से है, इल्म वाला हम्म। होना एक अहमियत है, और फिर इल्म वालों से पूछना एक गैर आलिम की, एक जाहिल की बुनियादी नागुज़ीर जरूरत है, नेसेसिटी है इल्म के लिए। इफ यू वांट टू सीक नॉलेज, इफ ये यू वांट यानी टू कि लर्न, यू हैव टू आस्क अ हम्म। स्कॉलर, प्रॉपर उस चीज का जो जानने वाला हो। अच्छा, हम्म। ये तर्जुमा हमने पेश कर दिया। तो ये है सारा हम्म। बेसिकली जो मैं एक बेस बनाना चाह रहा था, साइंटिस्ट वर्सेस एथिस्ट, यानी एक हमारी आलिम जो और जाहिल। मुस्लिम जी व्यूअरशिप है, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, जो हमारी मुस्लिम व्यूअरशिप है, जो भाई हैं जो जाते हैं इन लोगों के चैनल्स के ऊपर, ये सोशल जी मीडिया पे आजकल हर कोई मुंह उठा के फिर रहा है जी, आओ मेरे से साइंस सीख लो जी, मैं साइंस हाफज हूँ, ये वो। तो ये हमारी जो हाँ मुस्लिम व्यूअरशिप है, ये खासकर मतलब उनके लिए ये एक बड़ा वाजे चीज़ है जो आपने रखी है कि आप पहले परख लें कि आया जो जिस बंदे को मतलब देख रहे हैं वो खुद भी कोई चीज है, या उसको साइंसदान ही नहीं मानते कि भाई तू, तेरा कुछ सर एग्जैक्टली। पैर ही नहीं है, मतलब कोई बात कुछ साइंस के हवाले से भी जो कर रहे हो वो भी डेंगियां ही मार रहे हो। तो ये चीज मतलब आप लोगों को, व्यूअर्स को, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा गौर करें कि एथियस्ट भी अगर किसी को मतलब आप देख रहे हैं, अगर को किसी को चलो हमें बैठ के सुन ही रहे हैं, तो पहले ये तो देख लें कि वो बंदा खुद मतलब जिस बुनियाद पे खड़ा है साइंस पे, क्या वो उस पर भी पूरा उतरता है या एवं ही छोड़ रहा है जी ऊपर नीचे की। तो ये बिल्कुल। आमिर भाई ने ये अच्छा चीजें ये, रखी जी, जी आमिर भाई। बिल्कुल, बहुत हम्म। शुक्रिया। एग्जैक्टली यही था मेरा नुक्ता नज़र। और ये भी मैं ऐड कर हम्म। देता हूँ कि आजकल वो साइंस छोड़ के बुखारी भी पढ़ाना शुरू, कई एक दो मुल्हिद हैं उन्होंने नई बयानबाजी शुरू की है, वो दीन भी शुरू कर लिया उन्होंने। अच्छा वो मैं उन्होंने, अच्छा मैं इनसे वाह। ये भी कहना चाहूंगा हमारी आवाम को कि हम आमतौर पर जब कोई दीन की बात सुनते हैं तो हमारा रवैया ये, हम कहते हैं भाई आपने कहाँ से डिग्री ली है, आप कहाँ के हम्म। आलम दीन है। तो इन हाँ एथियस्ट से भी हाँ। जरा, वो एथियस्ट पूछा करे ना जरा, इनसे भी तो जाकर कोई पूछे कि आप कौन से, को फिजिक्स में साइंस आपने पीएचडी की है, आपको कॉस्मोस के कॉस्मोलॉजिस्ट हो, आपको बायोलॉजिस्ट हम्म। हो, आपको जो है ना वो को क्या उसे कहते हैं, केमिस्ट हो, को में से कौन सी डिग्री आपने हासिल की है साइंस के अंदर, ताकि हम आपको अथॉरिटी माने।
अच्छा, अब हम हाँ, चलते मतलब हैं अपने दूसरे अपने पार्ट घर के जो जी बंदे हैं जी। माजरत, मतलब हमारे अपने जो घर के बंदे हैं उनको को पकड़ने के लिए हमारे पास यही शिकंजा है कि भाई डिग्री दिखाओ। हाँ जी, हम्म। डिग्री डिग्री दिखाओ, किधर कितों पढ़े हो, उस्ताद कौन है, क्या है। और कितने अफसोस की बात है कि जब इस तरह के बंदे हैं जो बेसरोपा, आगे पीछे किसी का कुछ आता नहीं पता, मतलब साइंस कम्युनिटी जो है, साइंटिस्ट हैं, वो भी उनको ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उनकी हम बातें मतलब सुनते हैं और फिर आके कहते हो लो जी इनका जवाब दें, उलमा जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें। क्या जवाब दें भाई, उनका वो खुद ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है। हाँ, चलें बहरहाल। हम्म। तो अब ना ये मेरा पॉइंट वन क्लियर हो चुका हुआ है, जिसमें मैं ये यस। तकाबुली जायजा पेश करना चाहता था कि एक हम्म। आलिम और जाहिल में फ़र्क होता है, वैसे ही एक साइंसदान और एक दाहिरिये में फ़र्क है। तो हर दाहिरिये को ओके। साइंसदान ना बनाएं, ना उसको इतना हम्म। चैंपियन बनाएं, और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जाहिल है बेसिकली। हम्म। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जी। कि साइंसदान जो हमारे ये चचाज गुजरे हैं पीछे, तो ये क्या कहते हैं इस बारे में, अच्छा, कि कोई इसमें ना क्रिएटर मैं है या नहीं है। जी, हम्म। इसमें फारूक भाई मैं दो चीज़ें रखना चाहूँगा, ये याद रखें। इसमें ओके एक जी। चीज़ तो ये है कि जिन साइंसदानों के मैं हवाले दूंगा, ये एस्टेब्लिश साइंटिस्ट हैं और इन्होंने दुनिया के ऊपर अपना मार्क छोड़ा है। ओके। ठीक है, इन्होंने दुनिया के ऊपर अपना मार्क छोड़ा है, इनको लोग सुनते हैं, इनको मानते हैं, और ये इनमें से कोई एक भी मुसलमान नहीं है। ये दो बातें मैं बताना हम्म। चाहता था। यानी ये कोई गली के कोई इधर उधर का को जो है ना, वो कोई चलता फिरता साइंसदान नहीं है, कच्छा पहन के दौड़ता हुआ कि मुझे और भी ना ही साइंसदान हमारे मानो, मुझे बंदे भी हैं, साइंसदान मानो, और और ना ना ही ही मुसलमान है। मुसलमान, या इन मतलब दोनों बिलीवर चीजों को कहें। मैंने मेक श्योर किया है। जी, बिलीवर्स। मैंने ये मेक हम्म। श्योर किया है कि ये वो साइंसदान हैं, पहले तीन साइंसदान जिनके मैं हवाले देने जाऊंगा ना, ये वो नोबेल हम्म। प्राइज विनर हैं, नोबेल लॉरेट्स हैं। ओके। ठीक है, यानी ये वो लोग हैं हम्म। जिनको हाईएस्ट जो साइंटिफिक अवार्ड है ना, उनकी अचीवमेंट का वो दिया गया है। हम्म। ठीक है, सबसे पहला हवाला जो है ना, मैं किसी साइंसदान का अबाउट क्रिएटर के हवाले से खुसूसन सर्कल करते हुए बिग बैंग को, हम्म। ठीक है, बिग बैंग को सामने रखते हुए मैं रखने लगा हूं एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो मॉडर्न फिजिक्स का फादर है। हम्म। ठीक है, और नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है, और इनकी थ्योरी हम्म। ऑफ जनरल रिलेटिविटी मशहूर है, क्वांटम थ्योरी इन्होंने पेश की, वो मशहूर। तो ये जरा इनकी जो है वो आप सामने रखें जी, अगर आप इसको फुल स्क्रीन कर सकें ताकि ओके मैं जी, ये ये लें रखूं। जी। ये एक बुक लिखी मैक्स जैम्बर ने, जो खुद पीएचडी स्कॉलर थे, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें आइंस्टाइन का उन्होंने जिक्र किया है। उसमें वो कहते हैं जी कि आइंस्टाइन क्या कहते हैं कॉस्मोस के बारे में, बिग बैंग को सामने रखते हुए और इस फैली हुई दुनिया को सामने रखते हुए, कहते हैं इन व्यू ऑफ सच हार्मनी इन द कॉस्मोस विच आई विद माई लिमिटेड ह्यूमन माइंड। ठीक है, मैंने उसको ऑब्जर्व हम्म। किया। अब ये क्या कहने लगे हैं, ये हम्म। जुमला क्या है, कहते हैं जी, आसान लफ्जों में कहते हैं कि जो इस कायनात में फैला हुआ अमन है ना, सुकून है, जो हम्म। जिंदगी को पनपने का मौका देता है, जो इंसान को हम्म। जीने का चांस देता है, इस कॉस्मोस दुनिया को फैले हुए, जो बिग बैंग के बाद दुनिया फैली है, इस फैली हुई दुनिया के अंदर जो एक ऑर्गेनाइज है, डिसिप्लिन है, और जो एक हार्मनी है, पीस है, और इसको लिवेबल प्लेनेट जो बनाया गया है यूनिवर्स के अंदर इस दुनिया को, वो कहता है मैंने जब इसका मुताला किया, जब मैंने इसको देखा अपने लिमिटेड ह्यूमन माइंड के साथ, ठीक हम्म। है, तो मैंने इसको देखा है और मैं हैरान होता हूँ, कहता है कि स्टिल आई रिकग्नाइज, कहता है हम्म। कि टू एंड माय माइंड एबल टू एबल टू रिकग्नाइज, रिकॉग्नाइज। एक एबल टू हम्म। रिकग्नाइज, कि मेरा जो दिमाग है ना, मेरी सोच इस नतीजे पर पहुंची है कि देर आर येट पीपल हु से देर इज नो गॉड। कहते ओ। हैं कि मुझे ये पता चला है कि इस हारमोनी को देखने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई खुदा नहीं है, किसी ने कोई इसका खालिक नहीं है। कहते हैं बट बड़ी बात की है। व्हाट रियलिटी, हाँ कहते हैं ये देखने के हम्म। बाद भी, कहते हैं बट व्हाट रियलिटी इज, आगे कहते हैं व्हाट रियलिटी व्हाट रियली मेक्स मी। रियली मेक्स मी, ये जूम ज्यादा हो गया ना मेरे ख्याल से, मुझे थोड़ा सा मैं इसको कम आपकी करते तरफ। हम्म। हैं जी। अच्छा जी। व्हाट रियली हाँ मेक्स मी। हाँ, वो कहते हैं बट व्हाट रियली मेक्स मी एंग्री। अब ये शायद उधर चला हम्म। गया है, उधर करें ना जरा, इसको थोड़ा सा आउट कर दें। आगे से थोड़ा सा वो कटा हुआ है, व्हाट रियली नहीं मेक्स मी। हाँ, एंग्री इस नहीं तरफ नहीं, है वो जी। मुझे वो इस तरफ आता है। अच्छा, वो कहते हैं बट व्हाट रियली मेक्स मी एंग्री इज दैट कोट द कोट मी फॉर द सपोर्ट ऑफ सच व्यूज। वो कहते हैं कि कॉस्मोस में जो अमन है, सुकून है,
इस कायनात के अंदर, और वो होने के बावजूद जो लोग इस खुदा का इनकार करते हैं, कहते हैं मैं इस चीज पे हैरान हूं, और मुझे जिससे ज्यादा दुख और अफसोस जिस चीज का होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं ये, वो इस चीज का होता है कि मुझे कोट कर रहे होते हैं कि खुदा नहीं है, मेरे मुतल्लिक ये अफवाहें फैला रहे होते हैं। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब वो ये कह रहे हैं कि इस कॉस्मोस में जो अमन फैला है, जो कि खुदा के वजूद का इकरार और इतराफ है, उसके बावजूद मैं जानता हूं कुछ लोग इसका इनकार कर रहे हैं, मगर उस पर मुझे अफसोस ही होता है कि वो मेरे जिम्मे लगा देते हैं कि मैं भी शायद इनकार कर रहा हूँ। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का जुमला। अच्छा, और अल्बर्ट आइंस्टाइन कितना बड़ा नाम है, ये मॉडर्न आपकी फिजिक्स चल नहीं सकती सर इसके ऊपर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर ही जो उन्होंने पेश किया है ना, इसने दुनिया को बदल कर रख दिया है। थ्योरी ऑफ जो नजरिया इजाफत उन्होंने पेश किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो पेश किया था जन, उसने ही बदल के रख दिया दुनिया को, सोचने समझने की सलाहियत उसी पर आज खड़ी है। अच्छा, आगे आ जाए जी, अगले हम लेते हैं, ये भी नोबेल प्राइज विनर, जो हमारे नेक्स्ट आएंगे ये भी नोबेल प्राइज विनर है। और ये किसमें है, ये अब आपके सामने मैं रखूंगा, देखें जरा, ये बिल्कुल रोकिए यहाँ पर, मुझे नाम जरा पढ़ने दीजिएगा जी। इनका नाम है जी जोसेफ एच टेलर जूनियर। इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1941 में, ये पैदा हुए 1993 में, ऊपर कीजिएगा जरा, 1993 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिलता है। किस चीज के अंदर? बाइनरी पल्सर मिलने के अंदर। बाइनरी पल्सर कहते हैं कायनात के अंदर जो ये तारे टिम 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 कर रहे होते हैं ना, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, इसको देखकर इन्होंने, ये टिमटिमाते हुए तारों को, रोशनियों को देखकर, सितारों को इन्होंने डिस्कवर किया था कि ये कायनात। अच्छा, आगे वो कहते हैं एंड फॉर हिज वर्क विच सपोर्टेड द बिग बैंग, ठीक है, द बिग बैंग थ्योरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। यानी ये वो शख्स है जो बिग बैंग थ्योरी के अंदर इसकी जो डिस्कवरी है ना, उसने सपोर्ट किया था। यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे पिछली एपिसोड के अंदर, तो बिग बैंग थ्योरी को, जी लास्ट एपिसोड के अंदर, कि बिग बैंग थ्योरी को जिस चीज ने डिस्कवर किया है उसमें इनको नोबेल प्राइज मिला है। बाइनरी पल्सर को इन्होंने डिस्कवर किया। ये जनाब अमेरिकन है और PhD एस्ट्रोनॉमी के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने किया हुआ 1968 में। प्रोफेसर हैं फिजिक्स के अंदर और PhD होल्डर हैं। अब ये क्या कहते हैं, देखें जरा, बड़ी प्यारी इन्होंने बात की। कहते हैं अ साइंटिफिक डिस्कवरी इज ऑल्सो अ रिलीजियस डिस्कवरी। कहते हैं एक साइंसी दरियाफ्त जो होती है ना, साइंटिफिक दरियाफ्त, वो मजहबी दरियाफ्त भी होती है एट द सेम टाइम। यानी उसी मौके पर वो मजहबी दरियाफ्त भी होती है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। कहते हैं कि साइंस और रिलीजन में कोई तनाजा नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है इनकी एक दूसरे में। आवर नॉलेज ऑफ गॉड इज मेड लार्जर। कहता है हमारा खुदा पर जो इल्म होता है, यकीन होता है, वो और बढ़ जाता है विद एवरी डिस्कवरी वी मेक अबाउट द वर्ल्ड। हर उस दरियाफ्त के बाद जो हम दुनिया के बारे में करते हैं। ये ब्राउन 2002 के अंदर टेलर के बारे में ये जिक्र किया गया, ये रिसर्च पेपर आया करते थे, उसमें उनके ये इस चीज को कोट किया गया कि हर साइंटिफिक डिस्कवरी जो है वो मजहबी डिस्कवरी भी है, और इस दुनिया के बारे में जो हमें इल्म मिलता जाता है वो अल्लाह के इल्म के बारे में मजीद पुख्ता हमें करता जाता है। ये है रासिखून फिल इल्म, ये हैं वो उलमा जिनसे अल्लाह ने कहा था कि इनसे पूछो। अब ये वो बंदा है जिसने बिग बैंग थ्योरी को डिस्कवर करने में सपोर्ट किया हुआ है, बाइनरी पल्सर इसकी जो डिस्कवरी, ये मैं इसलिए मैंने इन स्कॉलर को पेश किया। और ये फिजिसिस्ट हैं, ये कोई फकीर फरोश हकीम नहीं है जी, ये कोई घर के बाबा जी हैं जी। हाँ, ये कोई इनके ऐसा घर के बाबा जी हैं और बहुत बड़े बाबा जी हैं जी। ये कोई ऐसा दाहरिया नहीं है कि जिसके घर वालों ने उसको थप्पड़ मारा तो वो, या ईदी में बड़े भाई को ज्यादा पैसे दे दिए, छोटे को कम दिए, तो मैं दीन इस्लाम को नहीं मानता है जी। ये वो नहीं है कि कहता है वो जिमें अमानत चंद कहता थी, अमानत चंद कहता है मैं तो तब भी बदमाश बन गया था। कहता कब? कहता है जब अम्मी ने बड़े भाई को 2 रस और मुझे 1 दिया था, मैं तो तभी बदमाश बन गया था। मुझे भी एक साहब वो याद आ रहे थे, आजकल सोशल मीडिया पे बने फिरते हैं, पता नहीं वो क्या क्या, तो वो भी उनकी जब कुछ एक इंटरव्यू में देख रहा था तो अजीबोगरीब हिस्ट्री पीछे से निकल रही है कि अजी ओ जी मुझे जी बचपन में घर से बाहर नहीं जाने देते थे भाई, तो मैं जी एथियस्ट बन गई हूँ। अच्छा जी आप कैसे बने हैं जी? ओ जी मुझे जी बचपन में अम्मी कहती थी मदरसे जाओ, मेरा दिल नहीं करता था, मैं तो एथियस्ट बन गई हूँ। क्या मतलब तो कोई रसलैंड जा रहे हैं तो एथियस्ट बन रहे। इसलिए नहीं है। अगले साइंसदान की तरफ हम आते हैं, आए जरा अगला साइंसदान, ये भी नोबेल प्राइज विनर है सर। अगले बाबा जी जो हैं साइंसदान,
ये भी मुसलमान नहीं है, और ये भी क्या है जी? बुजुर्गों के तस्करे चल रहे हैं जी आज तो, हैं जी। जी जी। अच्छा जी, इनका नाम है एंथनी हेविश। अच्छा जी, ये एंथनी हेविश जो है 1924 में पैदा हुए। हम्म 1974 में इन्होंने नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर लिया, इसी पल्सर डिस्कवरी के ऊपर। वो बाइनरी पल्सर थी, ये पल्सर्स के ऊपर। मजीद इन्होंने कुछ चीजें हम्म दरियाफ्त की, कायनात से बाहर कुछ सितारे दरियाफ्त किए। अच्छा जी, हम्म कहते हैं जी इनकी नेशनलिटी क्या? ब्रिटिश है। पीएचडी इन फिजिक्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1952 के अंदर। प्रोफेसर हैं एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, और लेबोरेटरी में भी हैं कैम्ब्रिज में, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर हैं 1971 से अब तक। यानी ये है इनका स्टेटस। ये को जो है ना, कोई क्या उसे कहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन बंदर नहीं है कि बैठ कर कहें कि जनाब मैं दीन ये सिखाऊंगा। अभी भी है, ये मतलब जिंदा है अभी जी भी? जी प्रेजेंट जी लिखा सर, है? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। ओके। अच्छा, अब ठीक। ये क्या कहते हैं जी, इनका इंटरव्यू हुआ था जो कि ह्यूविश में छपा था हम्म 2002 के अंदर। ये आपको मिल जाएगा। हम्म उस इंटरव्यू के अंदर कहते हैं, टू द क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम्म प्रोफेसर हेविश रिप्लाइड। कहते हैं उनसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आप खुदा के वजूद के बारे में, खालिक के वजूद के बारे में क्या जहन रखते हैं? तो हम्म आगे से वो कहते हैं, आई बिलीव इन गॉड, इट मेक्स नो सेंस। ये मैं क्यों कह रहा था कि मैं कॉस्मिक या बिग बैंग के हवाले से जो लोग मानने वाले हैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि हम उस थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं हम्म कि आई बिलीव इन गॉड, इट मेक्स नो सेंस टू मी। कहते हैं मैं खुदा पे यकीन रखता हूं, इट मेक्स नो सेंस टू मी टू अज्यूम दैट द यूनिवर्स एंड आवर यार एग्जिस्टेंस। एंड आवर एग्जिस्टेंस इज जस्ट अ कॉस्मिक एक्सीडेंट। वो कहते हैं मैं हम्म अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, खालिक पे यकीन हम्म रखता हूँ, और ये चीज बिल्कुल अहमकाना है, बेवकूफाना है, जाहिलाना है कि कोई बंदा ये कहे कि ये कायनात और अल्लाह और इसकी जो वजूद है, इट इज जस्ट अ कॉस्मिक एक्सीडेंट। ये एक को धमाका हुआ था, सिर्फ बस अंधाधुंध, ठीक है ना, हम्म या ये कोई हम्म कोई जो है ना हादसा हुआ था, उस हादसे के नतीजे में ये दुनिया आ गई है बिग बैंग के बाद। कहते हैं ऐसा नहीं हुआ। दैट हम्म लाइफ emerged ड्यू टू रैंडम फिजिकल प्रोसेसेस। कहते हैं कि ये जो लाइफ है दुनिया के अंदर जो हम रह रहे हैं, हयात जो है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, कहते हैं ये ऐसे फिजिकल प्रोसेस के नतीजे में उभर आया है, इन एन एनवायरमेंट विच सिंपली हैपन टू हैव द राइट प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं कि एक प्रॉपर्टीज। ऐसे माहौल के अंदर ऑटोमेटिकली ये सारी चीज हो गई है कि एक एक चीज गिनी हुई है, एक हम्म एक एक मॉलिक्यूल गिना हुआ है। ऑक्सीजन के अंदर, पानी के अंदर, हम्म ठीक है, आग के अंदर, इस फिजा के अंदर, इन हवाओं के अंदर, एक एक जो प्रॉपर्टी है, एक एक मॉलिक्यूल जो है, एक एक जर्रा जो है, वो ऐसा प्लान्ड और ऐसे पैटर्न में रखा गया है कि जिंदगी सर्वाइव तब कर सकती है। ठीक है, अब मैं इस हम्म पर आगे भी बात करेंगे। ये है जी एक और साइंसदान की गवाही कि वो क्या कहते हैं। आगे लिखें वो क्या कहते हैं, जरा ओपन कीजिएगा हम्म अगले जुमलों में जी उन्होंने क्या कहा। जी जी, ये ले। अच्छा, कहते हैं, एज ए क्रिश्चियन। हाँ, कहते हैं एज ए क्रिश्चियन, कहते हैं एक मसीह होने के एतबार से, एक ईसाई होने के एतबार से, आई बिगिन टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट थ्रू बिलीफ इन अ क्रिएटर। कहते हैं मुझे ये पता हम्म चलना शुरू हो गया कि जिंदगी जो है ना, ये क्या होती है। जब आप एक खालिक के साथ होते हैं, एक खालिक पर आप यकीन करते हैं, तो जिंदगी आपकी कैसे कॉम्प्रिहेंड हो जाती है। सम ऑफ हुज नेचर वाज रिवील्ड बाय अ मैन बॉर्न अबाउट 2000 ईयर्स अगो। कहते हैं उसकी कुछ झलक जो है वो 2000 साल पहले हमने एक इंसान के थ्रू देखी थी, कि जब खालिक जो है ना वो अपना ये जलवागर होता है, हम क्या करते हैं, ये उन्होंने अपने अकीदे की तशरीह और तबलीग भी कर दी। या ठीक है ना। जीसस अब क्राइस्ट ये के देखें, बारे में शायद। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम्म वो ईसाई थे, मगर यस। उन्होंने, ये नोबेल प्राइज याफ्ता है, आम बंदा नहीं है ना सर, साइंटिस्ट है वो बंदा गली भैया, से। सर आम बंदा तो नहीं है ना, गली मोहल्ले जी, का साइंटिस्ट है, जाहिर है हाँ जी, ये किसी तीन बुनियाद पे हवाले कर हैं। रहा है बात। हम्म बिल्कुल, ये तीन रेफरेंसेस हैं नोबेल प्राइज विनर्स के। अब हम्म आगे चलकर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नाजरीन को ना एक दो वीडियोस हम पेश करेंगे। उसमें हम्म से पहली जो है ना, जो आपने पेश करनी है, वो मिशी काकू है, मिशु काकू, जापानीज साइंसदान है। वो स्टीफन हम्म हॉकिंग की बिग बैंग के बारे में ये थ्योरी पेश करना कि बिग बैंग से हम्म पहले कुछ भी नहीं था, देन देयर वाज नो टाइम। तो अगर हम्म वक्त ही नहीं था और स्पेस ही नहीं थी, तो खुदा कैसे सरवाइव कर सकता है बिग बैंग से पहले? हम्म मिशियो काकू उसके साथ क्या करता है, ये जापानीज अमेरिकन नेटिव है, जापानीज नेटिव है, जापानीज इनके पेरेंट्स से। बाद में ये हम्म बताएंगे कि मैं कंसंट्रेशन कैंप में वहां जाकर रहा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और फिर ये अमेरिकन बन गए और अमेरिकन नेशनल, और इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर ऑब्जर्वेटरी एक्सपेरिमेंटल काम किया हुआ है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर, बिग थिंकर के ऊपर और डिस्कवरी के ऊपर, इनके बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं। तो ये ये जी जरा यही है नाजरीन जी। को दिखाइए
जी बिल्कुल यही है। हम्म ये पूरी वीडियो पहले हम्म दिखाइएगा, फिर उसके ऊपर मैं तबसरा करूंगा। इंग्लिश के अंदर है, मैं थोड़ा सा इसका खुलासा निकाल दूंगा आपको। चलाइए जरा, ओके जी, ये तर्जमा बिग जरा बैंग के पेश ऊपर किया जाएगा। स्टीफन हॉकिंग की कैसे धज्जियां बिखेरते हैं स्टीफन हॉकिंग। जी पहले जी ये नाजरीन आप ज़रा सुने वीडियो को, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ज़रा, कोई कॉपीराइट वगैरह का फड्डा ना हो जाए। Stephen Hawking in his latest book says आ रही है आवाज़ इसकी वीडियो की आमिर भाई? आवाज ऊंची ऊंची कीजिएगा, आवाज स्लो है। एक मिनट ज़रा, नहीं फुल है इसकी, यहाँ से तो फुल है, मतलब ये शेयरिंग में थोड़ी सी कम रहती है ऑडियो। अब चले सुने ज़रा। करें Stephen जरा। Hawking in his latest book says God, bah humbug. He can prove the non-existence of God because there was no time for God to create the universe at the instant of the Big Bang. He says time started with the Big Bang, therefore there was no time for God to create a universe, i.e. there's no God. I think ओके, मैं रोकिएगा कहता हूँ रोकिएगा जरा। साथ साथ, हाँ जी इसको साथ 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 आप साथ एक्सप्लेन करते बिल्कुल जाएं। सही जगह पे ओके। आपने रोका है, बिल्कुल सही जगह पे रोका है। हम्म अच्छा देखें, अब उसने ना पहले बेस बनाई है। वो कहता है स्टीफन हॉकिंग ये कहता है मेरे पास ये चीज, उससे सवाल पूछा ना इंटरव्यू वाले ने, और पब्लिक सामने बैठी हम्म हुई है, अकेला नहीं बैठा, वो या पब्लिक के सामने बैठकर वो खुले दमों ये बात कर रहा है, कमरे के अंदर बंद होकर हम्म नहीं। वो कहता है स्टीफन हम्म हॉकिंग के बारे में ये कहा जाता है, स्टीफन हॉकिंग ये कहता है कि बिग बैंग जो है इससे पहले देयर वाज नो टाइम, देयर वाज नो स्पेस। ना कोई टाइम हम्म था, वक्त था, ना कोई खला था। जब कोई वक्त ही हम्म नहीं था तो खुदा के पास वक्त ही कहाँ था? कि जब वक्त ही तख्लीक नहीं पाया था तो खुदा के पास वक्त ही कहाँ था कि वो कायनात बनाता? ठीक है, तो इसीलिए जब वक्त नहीं हम्म था तो देयर इज नो गॉड, खुदा ही कोई नहीं है। अब वो आगे इस पर तनकीद करते हुए कहता है कि मगर इस आर्गुमेंट के अंदर एक खता है, नुकसान है, जो कि हम्म उसकी स्टीफन हॉकिंग की अपनी थ्योरी के खिलाफ है। ठीक है, वो आगे ओके पेश करेगा। आगे चलिए, ओके जी। अब ये ओके जी, जवाब देने नेक्स्ट लगा इसका। आगे आगे सुनते हैं। there's a flaw in that argument because Einstein's theory of gravity breaks down at the instant of the Big Bang. That's why he spent 30 years of his life chasing after a higher theory. And what does string theory say? Well, Einstein says universe is a bubble. अच्छा, पहले यहाँ तक बताएं जी क्या कहा, फिर आगे जी मतलब वो थ्योरी कह पे डिटेल में जा रही बात। जी हम्म बिल्कुल, वो कहता है कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है ना, वो कहता है कि इसके फ्लॉ को जाहिर करती है कि जो आर्गुमेंट स्टीफन हॉकिंग ने पेश किया ना, इसके अंदर कमजोरी है, ये उतना मजबूत आर्गुमेंट नहीं है। कहता है उसकी वजह ये हम्म है कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी ना ग्रेविटी की, हम्म जो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, वो ये कहता था कि ये या कायनात एक गुब्बारे की कॉस्मोलॉजिकल तरह है। कांस्टेंट। जी, हम्म गुब्बारे की तरह है और ये फैल रही है, गुब्बारे की तरह है, मगर ओके। गुब्बारा अपनी जगह के ऊपर ही फैल रहा है, और उससे ये कायनात जो हम्म है ना वो बढ़ रही है, वो अपनी जगह के ऊपर है। अब वो आगे जिक्र करेगा इस चीज का कि अगर आपने ये गुब्बारे मानने हैं तो फिर आगे एक और थ्योरी पेश की जाती है, जिसको उसने स्ट्रिंग थ्योरी कहा, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वो जिसको एम वही थ्योरी भी बताने कहते लगा हैं। है अभी। वो आगे आगे चलेगा जी। बहरहाल यहाँ पे नाजरीन ये नोट करें कि देखिए साइंसदान हैं, जो साइंसदानों की बातें, ये मतलब गली मोहल्ले की बातें तो लिटरली है ही नहीं। और ना ये कोई आपके सामने है, ना कोई ये मौलवी है, ना कोई दाढ़ी वाला बंदा है, ना कोई इतना मजहबी। साइंस की बातें हो रही हैं, सारी प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, तो इसको ज़रा सुने ज़रा गौर से। और मैं भी अभी बड़ा इसको देख रहा हूँ, ये वीडियो मेरे सामने फर्स्ट टाइम आई है, तो देखते हैं फिर इसका मतलब क्या रिजल्ट निकलता है। We live on the skin of the bubble, and the bubble's expanding. That's called the Big Bang Theory. हम्म String theory says there are other bubbles out there. There's a bubble bath of universes, and universes are being formed all the time. Big bangs are happening even as we speak. So we have this bubble bath of universes. Right. So there was something before Genesis, chapter 1, verse 1. There was something before the Big Bang. And we're going to detect gravity waves from the instant of creation with gravity wave detectors in outer space one day. We should find evidence. We should find baby pictures of the instant of the Big Bang, and maybe we'll find evidence of an umbilical cord. हम्म कुछ जी बहुत बबल्स शुक्रिया और भी बबल्स। जी। क्या वो जी? ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी ये माना जाता है कि ये कोई पहली कायनात नहीं है, ये एक हम्म बच्चा है किसी और कायनात का, जो उसने बच्चा दिया, और ये कायनात हमारे सामने है। आसान लफ्जों के अंदर वो कहता है कि जिसको आप एक बिग बैंग समझ रहे हैं ना, ये मिशिकाकू इनका नाम है, जापानीज, बहुत हम्म जबरदस्त बंदा है, इसको सुनिएगा आप, नाजरीन को भी कहूंगा इसको हम्म सुनिएगा। अच्छा, कहते हैं कि ये जो आपके सामने कायनात नजर आ रही है ना, ये तो बच्चा है, एक अंडा है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, हम्म इससे पीछे पता नहीं कितने बिग बैंग हुए होंगे। कहता है क्योंकि आप इस बिग बैंग से पीछे जब तक बिग बैंग नहीं मानेंगे तो आप इस हम्म चीज का इनकार कर रहे हैं, गोया कि कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर जो फिजिक्स खड़ी है, पूरा कानून खड़ा है। इसीलिए उसने कहा कि जब हम कोई ऐसे हालात खड़े कर लेंगे जो कि पिछली
पिछले वक्तों में जाकर ग्रेविटी को डिस्कवर कर सकें, जो ये बयान कर सकें कि इस बिग बैंग से पहले भी कोई फोर्स मौजूद थी, ठीक है, तो हमें वो पता चल ये उसी सकेगा की कि इस ये कायनात से पहले भी कुछ हम्म कायनातें थीं। अब इसने बड़ी जबरदस्त बात की, जब इसने कहा, कहता है कि आप भी, हम जो बात कर रहे हैं, पता नहीं कितने बिग बैंग हो रहे होंगे कायनात के अंदर, पता नहीं किस किस जगह के ऊपर कितनी कितनी कायनातें बन रही होंगी। हाँ कहता है वो कैसे, वो कहां से आ रही हैं? हम्म कहता है वो हमारा ही टूटा हुआ अंग है। अब सवाल ये उठता है, ये आगे जिक्र करेगा उस चीज को कि मैं कैसे बुद्धिस्ट था और मैंने कैसे उसको लेकर चला। आगे चले। ओके जी ओके, ये अभी तक उस थ्योरी को मतलब स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसी को एक्सप्लेन कर रहा था, राइट? जी जी जी। चले नेक्स्ट आगे जी। umbilical cord connecting our baby universe to a parent universe. So our universe is just one bubble in a lot of different, like a foam of bubbles. That's right. Okay? We're just one of those bubbles. That's right. And- And for me, that's good because you see, I was raised as a Buddhist, and in Buddhism, there's no such thing as God, there's only nirvana, timelessness. But my parents wanted me to be as American as possible because they were in a concentration camp during World War II. So they sent me to Presbyterian Sunday School, where I learned all about Genesis and all. तो यहाँ तक मतलब वो ये था उस बुद्धिस्ट और पेरेंट्स इसको उधर भेज दिए, ठीक है, यहाँ तक ये बात है। जी जी अब बिल्कुल। उससे आगे Parables. So I've had these two conflicting ideas in my head for years, but now we can meld them together into a single theory. Our universe had a genesis. Our universe had a big bang. There was an explosion, but these explosions take place all the time. Universes keep budding off other universes. And what is the universe expanding into? Expanding into another bigger arena, the arena of 11-dimensional hyperspace. Therefore, our bubble is expanding in nirvana. And so here we have a beautiful melding of Buddhism with the Presbyterian religion. ओके जी जी बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, उसने ये चीज बयान की है, कहता मैं चूंकि बुद्धिस्ट था और मैं क्रिश्चियन स्कूल में जाता रहा, तो मैंने कंबाइन किया है इन दोनों चीजों को। कहता मैं कंबाइन किया और मैं इस थ्योरी पर पहुंचा हूं कि बुद्धिज्म के अंदर जो है ना, वो निर्वाणा होता है, खुदा का तसव्वुर नहीं है, निर्वाण का तसव्वुर होता है। वो तसव्वुर जो होता है वो वक्त के मुताबिक चलता है। निर्वाण कहते हैं अच्छा वक्त के ऊपर चलता है। बुद्धिस्ट मजहब के अंदर एक तसव्वुर है कि वो निजात को, इस कायनात को निर्वाण का इजाद मानते हैं, और वो कहते हैं कि ये एक सर्कल में चल रही है, ये शुरू से है और अब्दी है। उसने बेसिकली ये थ्योरी पे, तो उसने बिग बैंग से ये चीज अखज की कि ये जो स्टीफन हॉकिंग कहता है ना कि बिग बैंग से पहले देयर वाज नो टाइम नो स्पेस, कहता है ये गलत कह रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस कायनात के वजूद में आने के लिए कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसी ग्रेविटी, कुछ फोर्सेस चाहिए जो इसको इजाद कर सकें, तख्लीक कर सकें। तो उससे पहले ये कायनात मौजूद थी। यानी अब कहने का मकसद ये है कि बिग बैंग थ्योरी से पहले खुदा के वजूद के होने का इनकार करने के रद्द के ऊपर एक और साइंसदान आ गया है जो कहता है कि ये आर्गुमेंट फ्लॉ है, बिग बैंग से पहले भी कोई कायनात हो सकती है। यही तो हम कहते हैं कि जिस जगह पर आप ये नुक्ता लगाएंगे ना कि इससे आगाज हुआ है, इससे पहले कोई कायनात नहीं थी, उसके पीछे अल्लाह की जात खालिक खड़ा होगा। ये है वही हम सवाल करेंगे कि मतलब इसकी वजह बताओ हमें, कॉज क्या था, जो मतलब हमने शायद फर्स्ट एपिसोड में या सेकंड में बात की थी। मैंने आपसे यही पूछा था कि मतलब चले हम इतना सारा कम्प्लेक्स झगड़ा करके एथियस्ट कम्युनिटी और सामने बिलीवर, चले हम एक पॉइंट पे आगे एग्री हो गए कि भाई बिग बैंग हुआ है। तो अब यहाँ पे फिर सवाल ये खड़ा होता है कि मतलब उसकी कहाँ से, क्या उसको फोर्स कहाँ से मिली, उसको वो एनर्जी कहाँ से मिली, उसका मतलब जो उसको कहते हैं कॉज क्या थी। तो ये एग्जैक्टली वही चीज मेरे ख्याल में यहाँ पे उन्होंने की है कि आपको वजह पीछे देनी पड़ेगी, राइट? जी 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 जी, कहते हैं पीछे वजह देनी पड़ेगी, उसके अलावा चारा नहीं है। ये कायनात जो है ये तो एक बच्चा अंडा है, इससे पीछे पता नहीं क्या कुछ है, जब तक वो बहुत कुछ है। अब मैं आपको ना अगले नुक्ते के लेके जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि याद रखें कि साइंस किसी चीज को प्रूव नहीं करती, ये भी आगे साइंसदान बताएंगे। इसीलिए उसने कहा कि आप दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने टाइम की। आप ये कह सकते हैं कि ये मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस है और मैं दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन पेश कर रहा हूं किसी सवाल की या किसी चीज के बारे में, ये वो कहते हैं। तहकीक का मतलब है पहलू उसमें, आप आगे भी रिसर्च अभी जारी है एक ही जगह पे, मतलब बस यहाँ अब जैसे वो साइंस हाफिज साहब हमारे कुछ एथियस्ट हैं, बस वो कर लिया फैसला आज ही कि चूंकि अभी मेरी आंखें नहीं देख पा रही हैं, नहीं है खुदा, वाशिंगटन में या व्हाइट हाउस पे उतर के दिखा दे अगर तो मुझे ठीक है, मैं मान जाऊंगा, नहीं तो नहीं भाई, ज्यादा मेरी मैं नहीं मानना।
तो ये मतलब साइंस भी इस चीज को कहती है कि एट अ टाइम जो है हम फाइनली नहीं दे रहे किसी चीज को, राइट आमिर भाई? सही कह रहा हूँ मतलब मैं इसकी हाँ के बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल मेरा ऐसा कोई ही है। आखिरी फैसला नहीं है, इसमें मजीद रिसर्च हो सकती है, कुछ नए पहलू सामने आ सकते हैं, नई थ्योरीज आ सकती हैं, इसके ऊपर जी नया मवाद आ सकता है। ठीक चल है जी, सकता है एग्जैक्टली, ना ओके, जी, अब देखें क्योंकि आगे। क्योंकि एक वक्त के अंदर स्टैटिक कहा जाता था, फिर स्टेशनरी कहा जाने लगा, फिर एक वक्त के हम्म अंदर जो है ना वो लामुतनाही कहा जाता था, फिर जो है ना वो मुतनाही कहा जाने लगा, फिर एक वक्त के अंदर जो है ना वो कहा जाता था कि नुक्ता आगाज नहीं है, अब नुक्ता आगाज मान लिया गया, अब इससे पीछे कहा जाता हम्म है बिग बैंग से पहले कुछ नहीं है, कल को कुछ ऐसे हालात निकलेंगे जो ये दरियाफ्त कर सकें जिससे पहले कुछ है, यही तो वो बयान कर रहे हैं। अब जी आगे हम अपने हम्म आखिरी हवाले की तरफ चलते हैं, ओके जो जी, कि ओके। एक औरत साइंसदान है, पिछले एपिसोड के अंदर भी हमने इनका जिक्र किया था, मगर आपने ना हम्म पीडीएफ फाइल दिखानी है। मैं उस हम्म औरत का जो है ना वो एक थोड़ा सा तारुफ आपके सामने रख देता हूँ कि ये औरत है और ये भी क्रिश्चियन है, लिस्ले विकमैन इनका नाम है, और इन्होंने एक किताब ओके जी लिखी है। पीडीएफ फाइल में सबसे आखिर में मैंने आपको एक तस्वीर दी हुई है, जो उनकी किताब का जो फर्स्ट इमेज है वो है जी गॉड जी। ऑफ द बिग बैंग, ये किताब है। हम्म इसमें सबसे नीचे आ जाए जहां इनका नाम लिखा हुआ है, अच्छा ये गॉड ऑफ द बिग बैंग के नीचे लिखा हुआ है हाउ मॉडर्न साइंस, जरा दिखाइएगा, गॉड ऑफ द हाउ मॉडर्न साइंस अफर्म्स द क्रिएटर, कि कैसे हम्म जदीद साइंस जो है ये खुदा के वजूद का इकरार करती है, तस्दीक करती है, एतराफ करती है। अब ये देखें जी क्या नाम लिखा है, लेस्ले विकमैन पीएचडी स्कॉलर हैं, लल्लू पंजू नहीं है, पीएचडी स्कॉलर। हम्म अब जूम करके जो इनके नीचे लिखा है ना फैसल फारूक भाई, आप ही पढ़कर जरा आवाम को सुनाइए कि इसकी ये कौन सी बंदी है, किस फील्ड की है। ये जो नीचे लिखा है, जी जी ये लिख के जरा उसकी उसका ओके जी, उसका जरा प्रोफेशन थोड़ा बताएं। सा बड़ा कर लेते हैं। कॉरपोरेट जी एस्ट्रोनॉट, जी रॉकेट साइंटिस्ट एंड हबल जी स्पेस टेलीस्कोप इंजीनियर। तीन तीन जी टाइटल है नाम में भाई। जी और क्या है जी, हम्म रॉकेट इंजीनियर है, हम्म कॉर्पोरेट एस्ट्रोनॉट है, कॉर्पोरेट एस्ट्रोनॉट सादा नहीं, हम्म कॉर्पोरेट एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अच्छा सामी है, हम्म। इसने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था अपनी इस किताब के बारे में, बड़ी शानदार गुफ्तगू की थी, वो गुफ्तगू जरा सुनाइएगा नाजरीन के लिए मैं चाहता हूँ, और उस पर फिर भी हम साथ साथ तबसरा करते हैं, साथ साथ एक ओके जी, सवाल का वो जवाब देगी, ये फिर बात गुफ्तगू। होगी, फिर सवाल का जवाब देगी, फिर बात, हम उस पर तबसरा करेंगे जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, स्क्रीन शेयर कर देते हैं जी। तो पंजाबी में कहें तो मोटी सामी है, ए भी कोई गली मोहल्ले दी कोई माड़ी मोटी कोई चीज़ नहीं है, जी जी मतलब पता मैंने नहीं क्या आ इंटेंशनली एक गया औरत भाई, को शामिल किया है, साइंटिस्ट और ये वो चीज़ें। इंटेंशनली एक औरत को शामिल किया है, क्योंकि ये जो एथियस्ट है ना, ये बड़ा कहते हैं ना जी इस्लाम औरत को जगह नहीं देता और ये नहीं हाँ करता वो नहीं नहीं जी, करता, ना तो ना हमने ना जी, जी जगह दे रहे हैं जी, और पिछली वीडियो से जी ज्यादा जगह दे रहे हैं। खुली डुली जगह दे रहे हैं, बस ये जी जी जो है ना फॉक्स न्यूज़ वाले ना अगर हमारे पीछे पड़ जाएं तो बाकी खैर है, हम तो भैया दे रहे हैं। ये देखें जी, चलें शुरू करते हैं जी। Hello and welcome to A Spirited Debate. I'm Lauren Green. Science and religion have been at odds for the last few decades, but a growing number of scientists are finding that science and faith may be much more compatible than we ever thought. For example, the Big Bang Theory explains the origins of the universe. Now, how does this reconcile with the words of Genesis and God said, "Let there be light"? Here with some insight is former test astronaut and Hubble telescope engineer Leslie Wickman. She is the author of God of the Big Bang, How Modern Science Affirms the Creator. Welcome. तो यहाँ तक तारफ पेश किया जा रहा है, और मतलब थोड़ी वही जी बातें हैं जो हमने पीछे की हैं, मिलती जुलती वही बातें हैं। अब यहाँ से आगे गुफ्तगू शुरू हो रही है। Thanks, Lauren. It's nice to be here. Well, I've got to ask you about the Big Bang Theory because I'm calling it a theory, and most people thought it was settled science. Is it or is it not settled science? ओके जी, सवाल का तर्जमा पहले पेश किया जाए, फिर जवाब पे आते हैं। दोबारा सुनाइएगा, सॉरी। Ask you about the Big Bang Theory because I'm calling it a theory, and most people thought it was settled science. Is it or is it not settled science? जी वो कहती है बिग कि बैंग बिग थ्योरी बैंग का थ्योरी के वो कह रही है। जी जी हम्म बिग बैंग थ्योरी के बारे में वो कह रही है कि ये साइंस को सेटल कर, यानी मसला हल हो गया यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी पर हमारा, या अभी हमें मजीद आगे जदोजहद करनी पड़ेगी, हम आगे जा सकते हैं, या यहाँ साइंस ने आई बस थिंक जवाब ढूंढ आपको लिया। आपको आवाज़ मेरी लेट आ रही है मेरे भाई। आपको आवाज़ मेरी आ रही है, टाइम पे आ रही है? मैं रिफ्रेश करता हूँ जी, मुझे मुझे ज़रा तो क्लियर आवाज आ रही बताएं। है।
थोड़ी सी शायद उसकी डिस्टर्बेंस हुई है, रिफ्रेश करके आए। अच्छा, यहाँ पे बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको बिग बैंग को थ्योरी कह रही हूँ, अब जहाँ तक मैं उम्मीद है सही तर्जुमा कर रहा हूँ। तो वो कह रही है कि मैं बिग बैंग को जो है एक थ्योरी कह रही जी हूँ, तो क्या ये एक सेटल्ड साइंस है या ये थ्योरी है? तो ये उसमें फर्क उनसे शायद वो पूछ रही हैं। आगे जवाब सुनते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। Well, science is never fully settled. Scientific ओके, तो मतलब व्यूअर्स वही बात है कि यही उन्होंने पूछा था, क्या ये मेरी सेटल्ड आवाज आ साइंस है रही है? कि हाँ आ रही है आपकी। तो आमिर भाई मैं ये अब बता आ रहा रही था कि मतलब है। सवाल जी उसने ये किया था असल में एंकर ने कि बिग बैंग जो है क्या ये सेटल्ड साइंस है या ये थ्योरी है, अभी भी थ्योरी है। तो ये बात थी। उसने तो हाँ उसने आगे से जी जी जवाब ये दिया है खातून ने, मोहतरमा ने, कि साइंस आगे इज वो नेवर तफसील पेश सेटल्ड। करेगी वो। जी जी इसको चले मुकम्मल करने आगे दें, वो सुनते उसमें हैं, मैं तफसीली थोड़ा दिया सा है जी। इसको 5 सेकंड पीछे से चलाता हूँ, चले। is never fully settled. Scientific method uses the inductive process. So I think there's this kind of general misconception that science proves things, but the reality is that we're looking for the best explanation given the evidence that we have so far. And that's kind of the way science progresses. So there's a large amount of evidence for the Big Bang, but science is never fully settled. हम्म जी वो ये कहती है फारूक भाई के जो एंकर है उसने सवाल किया कि साइंस क्या सेटल्ड है, बिग बैंग के साथ मसला हल हो गया? तो वो उसने हम्म पहले ये शुबा दूर किया। उसने पहले कहा कि ये एक जर्नल मिसकंसेप्शन है, एक आम गलती है, गलतुल आम है हम्म कि लोग ये समझते हैं कि साइंस किसी चीज को प्रूव करती है। नहीं, साइंस प्रूव नहीं हम्म करती किसी चीज को। साइंस आपको दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस की रोशनी के अंदर। और उसने फिर कहा कि हम्म बिग बैंग के बारे में कोई शक नहीं है कि बड़े मैसिव और बड़े मेजर किस्म के एविडेंस आपके पास और ऑब्जर्वेशन आपके पास है, मगर साइंस प्रोग्रेस करती ही इस बेस के ऊपर है कि आप शक का बीज अपने दिल में रखें और तहकीक करते रहें। ये वो ही कहती है। ओके आगे जी, चलें। ओके नेक्स्ट। Can the Bible's account of creation be reconciled with what science tells us about how the world began? I think it absolutely can. I think we need to understand that the primary message of the Bible is theological rather than scientific. And the reality is, if you think about, if the biblical writers had been somehow inspired to write in terms of modern science that we know today, and talking about dark matter and dark energy and all that sort of thing, it would have been a completely irrelevant message to the people of the day, and maybe even looked at as magic or something like that. So the reality is that the Bible contains a primarily theological message and shouldn't be looked at as scientific. So why this? डार्क मैटर वगैरह जी की बात वो कुछ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो फारूक भाई उसने सवाल किया है कि क्या हमें बाइबल से साइंटिफिक चीजों को प्रूव करना चाहिए, रिकंसाइल करना चाहिए, तकाबुल करना चाहिए, ओके। ठीक है? तो उसने ये जवाब दिया है। वो ये कहती है कि जो बाइबल है ना, ये एक थियोलॉजिकल बुक है, साइंटिफिक बुक नहीं है, हम्म और जो हम्म इसको इसी तरीके से लेना चाहिए। और यही हमारा हाल है कि हमारे दहरिये जो हैं वो कुरान को साइंटिफिक बुक समझते हैं, और हमारे कई उलमा और हमारे कई स्कॉलर्स, हमारे कई मुसलमान भी समझते हैं। हर हम्म चीज वो कहते हैं कि कुरान से साबित करने की कोशिश करें, जबकि कुरान जो है वो इलाहियात की किताब है, अकायद की किताब है, बुक ऑफ अमाल साइंस। की किताब है। जी वो इस्लाम की किताब है, दीन की हम्म किताब है, और आखिरत की फलाह बहबूद की किताब है। दुनिया का उससे कोई लेना, हम्म दुनिया में भी फलाह बहबूद है, मगर उसका मेन सब्जेक्ट, मेन कोर्स ये नहीं है। अच्छा, ये उसने हम्म कहा कि ये गलतफहमी है, इस चीज को दूर करें। साइंस की अपनी जगह है, दीन की अपनी जगह है, उसका अपना हम्म दारोमदार है, इसका अपना दारोमदार है। जी इसमें अपने ऐड करता चलूं, वो अपने जाकिर भाई बड़ी अच्छी बात किया करते हैं, डॉक्टर जाकिर साहब। वैसे तो अब तो उम्र काफ़ी हो गई जी है, लेकिन कुछ साल पहले तक हम उन्हें भाई कह सकते थे काफ़ी यंग थे माशाल्लाह। तो लेकिन वो कहते हैं कि कुरान जो है इट इज़ अ बुक ऑफ साइंस, नॉट साइंस, SIGNS, साइंस यानी निशानात, आयात। तो ये फर्क भी हमें मतलब रखना चाहिए कि असल मकसद क्या है। हर चीज हम उसको साइंस में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये बात भी यही, वो भी बाइबल के हवाले से यही कर रही है बहरहाल। चलें जी नेक्स्ट, आगे आगे सुनते हैं जी। This conflict between science and religion, and how can you reconcile the two, with the Bible's account, which is basically theological, and what scientists can tell us through their scientific proofs?
तो यहाँ पे आमिर भाई सवाल मेरे ख्याल में उन्होंने ये किया है कि साइंटिस्ट जो है वो प्रूफ के साथ बात हमें बताते हैं और बाइबल जो है जी वो एक जस्ट थियोलॉजिकल बात कर रही है, तो जी किस तरह जी से इसको, राइट, कि किस हाँ, तरह वो से कह रहे इसको हैं कि कैसे आप किसको तरजीह देनी चाहिए। देखिए ये बड़ा फलसफे किसको का बड़ा तरह पुराना मौजूरा है, फलसफे हम्म का, फिलोसफी का। और मॉडर्न फिलोसफी इज साइंस, ये याद रखें। फिलोसफी हम्म ऑफ ग्रीक वाज ओल्डर द दैट टाइम ऑफ साइंस, वो उस वक्त की साइंस थी, ठीक है। हम्म अब देखें साइंस के अंदर भी जब आप एथिज्म वर्सेस रिलीजन को स्टडी करते हैं ना, तो ये याद रखें, एक है ओरिजिनल साइंस जो कि हम्म लेबोरेटरी की एक्सपेरिमेंटल साइंस है, जो ओरिजिनल साइंसदानों की साइंस है, और एक हम्म है फिलोसफी ऑफ साइंस। ये दो अलग हम्म सब्जेक्ट हैं। तो फिलोसफी ऑफ हम्म साइंस में भी ये याद रखना चाहिए कि ये तकाबुल पेश करते हैं कि किसकी बात को तरजीह दी जाए, एक नबी की बात को तरजीह दी जाए या एक साइंसदान की बात को तरजीह दी जाए। नबी जो है वो हम्म बगैर दलील के दावा करता है, मगर साइंसदान जो हम्म होता है वो विद प्रूफ आपको एविडेंस देता है। तो किसकी बात को तरजीह देनी चाहिए, ये इस पर उसने जवाब हम्म दिया, सुनिएगा जरा। ऐसा उनका कहना है, ठीक है, चलें ये ऐड ऑन उसमें कर लें। ओके जी, नेक्स्ट। Right. So, and as I said, we need to keep in mind that the Bible's message is theological. That this perceived conflict or illusion of conflict between science and religion is primarily perpetuated by what I would say are fundamentalists at the extreme polar opposites of the dialogue, and people that are so completely entrenched in their positions. On one hand, you have religious fundamentalists who think that the Bible may be a science textbook and can be interpreted from a purely American or Western 21st century perspective. And then you have people at the other extreme who I would categorize as atheistic fundamentalists who think that there is no room for God in the picture at all. And unfortunately, I think, as in with many dialogues, the people at the extremes often have the loudest voices. But there's a lot of room in the middle for dialogue between the two. And the more that we look into both biblical interpretation as well as the science, we see a perfect combination. Now, you've हम्म जी जनाब, उसने बड़ी जबरदस्त बात की है, और यही हम रोते हैं अक्सर जब हम एथियस्ट के साथ बात करते हैं, और हम जब मजहबी लोगों को समझाते हैं तो तब भी यही हमें मसला पड़ता है। वो कहती है कि इतनी गलत बात है कि जब आप किसी मिडिल के अंदर किसी जगह पर खड़े हो सकते हैं और आप एक कंपैटिबिलिटी पैदा कर सकते हैं, तो उधर जो है ना एक शिद्दत पसंदाना रवैया देखा जाता है, शिद्दत पसंदाना। कहती है एक तरफ आपके वो शिद्दत पसंद है जो मजहबी टोला है, और एक तरफ वो शिद्दत पसंद लोग हैं जो दाहरिये हैं, मुल्हिद हैं। मजहबी टोला कहता है कि नहीं, हमने कुरान को, बाइबल को या वेदों को एग्जैक्ट 21st सेंचुरी के मुताबिक करके ही छोड़ना है, उसी के तनाजुर में समझना है, उसके अलावा ऊपर नीचे हुआ तो हमने इस पर ईमान नहीं लेके आना। इसीलिए हमारे मुसलमान मजहबी तबका जो है वो एथियस्ट हो जाता है, कहता है नहीं जी नहीं, इच्ची बिच्ची इसकी जो है ना जदीद साइंस के मुताबिक करो, तब हमने मानना है। और उधर है शिद्दत पसंद दाहरिया, वो ये कहता है कि ना 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 ना, खुदा के तसव्वुर के पास ही नहीं ना फटकना, आना ही नहीं, खुदा का तो ताल्लुक ही नहीं है इस चीज के साथ, मौलवी का ताल्लुक नहीं है, दीन का ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल शदीद है। वो कहती है कि मैंने बड़ी डिबेट्स अटेंड की हैं, बड़ी जगहों पर मैं गई हूँ, मैंने इनको शोर मचाते हुए देखा है, जबकि इनके पास एक मिडिल ग्राउंड है था, मगर इन्होंने इस पे कंसेंसस नहीं किए, ये ज्यादती करते हैं दोनों दरमियानी तरफ। रास्ता, दरमियान का दरमियानी रास्ता रास्ता इख्तियार है, करते हैं जी कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है। बहरहाल जी, चलें आगे जी। आगे। peered into the heavens from the Hubble telescope. Are we alone in the universe? And if we are not, does that sort of alter how we view the Bible? इसको थोड़ा सा आगे कर दें, इसको आगे अच्छा कर दें। हाँ, क्योंकि ये वो इररिलेवेंट बात है हमारे टॉपिक से, इसको थोड़ा सा आगे करें, मैं बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आगे उसने सवाल किया है। And so to create it's very parameterly, and ये चला ना यहाँ, ये वही आपके वाली लास्ट दिखा रही है जरा, जो चलाएं जरा इसको, मैं बताता हूँ कहाँ the से odds are somewhere in the order of 1 chance in 10 to the 280th नहीं, ये पीछे power. करें, And to bring that number in. पॉज करें, चंद सेकंड पीछे करें, चंद सेकंड। ये यहाँ पे सवाल हो रहा है मेरे ख्याल में, यहाँ से बात शुरू हुई है। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके जी, ओके जी, चलने दें। Properly applied, science is looking for the best explanation given the evidence. Science can disprove things, but they have to be within the realm of nature. And so I would say that, science is not
something that we should look to either prove or disprove God. But I do believe that scientific evidence in terms of, first of all, with the Big Bang, saying that the universe had to create a beginning point. That means that there had to be a beginner, some sort of cause. There are other features of the universe, the fine-tuning of the universe. जी, बड़ी अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ बात पर है ना बड़ी इंपॉर्टेंट उसने बात की है। उसने कहा है कि देखो, साइंस डिसप्रूव तो कर सकती है, वो भी नेचर के कवानीन के तहत, और प्रूव भी कर सकती है विद इन द नेचर रैम जो है, उसका जो सर्कल है, जो उसका बाउंड्री है साइंस की, नेचुरल फिजिकल लॉज की, उसके अंदर। अब हकीकत वो कहती है कि अफसोस यानी अजीब बात यह है कि इससे ऊपर जाकर वो डिसप्रूव कर रही है कि अल्लाह की जात है ही नहीं है, कानून से ऊपर जाकर, जबकि उसने पूरी कायनात को भी स्टडी नहीं किया हुआ, ये बात की। और उसने कहा कि जब बिग बैंग जो है वो प्रूव मानते हैं सब लोग, और ये भी मानते हैं कि देयर इज अ बिगिनिंग, तो साइंस तो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर चलती है, वो इल्लत और मालूल के कायदे पर चलती है। वो कहती है कि किसी काम के वजूद में आने के पीछे कोई इल्लत होती है, कोई सबब होता है। साइंस तो चलती इस चीज के ऊपर है। तो ये कैसे हो सकता है कि कायनात का आगाज तो आप मानो मगर बिगिनर को ना मानो? ये कितनी अनसाइंटिफिक लॉजिकल चीज है। ये वो कह रही है। आगे चलें। ओके जी, आगे। Everything has to be just exactly right to get life. And it's very improbable that those things would end up just exactly as they are randomly. In fact, some people have made lists of these parameters that have to be finely tuned and calculated the probabilities of them all coming into existence concurrently. And the odds are somewhere in the order of 1 chance in 10 to the 280th power. Wow. And to bring that number into perspective, it's like one person buying just one ticket each time they play the lottery and winning every time they play twice a week, every week for 50 years in a row. Wow. So you look at that and you realize very quickly. जी, अब देखें, उसने तमांचा मारा है उन दहरी और मुल्हिदों के ऊपर। इस लड़की ने, इस साइंसदान ने तमांचा मारा है। ये कहती है कि ये जो लोग कहते हैं कि सारी कायनात इस वक्त जो है ये हादसे के अंदर और इत्तेफाक तौर पर आ गई है और जिंदगी यहाँ पर चल रही है, कहती है कि इसके ऊपर बकायदा तहकीक की गई है, बकायदा बताया गया है कि एक मैटर को, एक गोले को बनने के लिए, ये जो पूरी दुनिया आपके सामने इस वक्त एक गोले की शक्ल में है ना, इसको बनने के लिए कितनी कौन कौन सी चीजें दरकार हैं। एटम जो है वो जब जुड़ता है, मैटर बनता है, मास बनता है, उसके लिए कितनी चीजें चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। वो कहती है उसकी एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें बताया गया कि 1 इंच, 1 जर्रा, 1% भी ऊपर नीचे हो ना तो दुनिया खत्म हो जाती है। यानी सूरज इस वक्त जितने फासले के ऊपर है ना, इससे 1 मिलीमीटर भी आगे या पीछे होगा ना, मिलीमीटर भी, फर्क तो पड़ आपका जाएगा, सोलर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, आपका सिस्टम सोलर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। ये कायनात आपस में मंजूम और मरबूत है। मैं दुनिया को ऊपर से, इधर से, उधर से, आगे से, पीछे, नीचे करूंगा, डिजास्टर हो जाएगा, तबाही भर जाएगी। अच्छा, अब वो कहती है कि जो लोग ये पेश करते हैं कि ये चांस है, तो उसने कहा है कि ये चांस ऐसे ही है कि एक लॉटरी वाला, एक बंदा जो है ना वो लॉटरी खरीदता है, ठीक है, लॉटरी की टिकट खरीदता है, ये जो जुआ होता है या लॉटरी होती है वो खरीदता है, और वो एक हफ्ते में 2 बार जीतता है, एक हफ्ते में 2 बार, और लगातार 50 साल तक वो हर हफ्ते 2 बार लॉटरी लेता है और जीतता ही चला जाता है, जीतते ही चला जाता है। कहती है जितना इम्पॉसिबल ये है ना, इतना इम्पॉसिबल है इस चांस के थ्रू दुनिया बनना। कहती है ये हो ही नहीं सकता तब तक जब तक आपने चीटिंग ना की हो, आप उसको रिग ना कर दें, या आपको ऐसा कोई जादू ना निकाल लें कि जो ये चीज कर सके कि 50 साल लगातार वो बंदा हर हफ्ते टिकट ले और 2 दफा जीते, 2 दफा वो लॉटरी जीते। तो इस चांस पर ये कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आप इस तरीके के धमाके करें, और मैं आपको बताता हूं, मैं आने वाले वक्त में करूंगा इसका जिक्र कि क्या साइंसदानों ने बिग बैंग क्रिएट करने की कोशिश की है कि नहीं की, छोटे लेवल के ऊपर की है, उसका नतीजा क्या निकला। लार्ज हाइड्रोक्लाइड जो है ना, इन्होंने एक उसको कहा जाता है जिसमें इन्होंने हिग्स बोसन फील्ड जो है ना वो दरियाफ्त की थी। हिग्स बोसन जो चले इसमें मेरा ख्याल है फिर आमिर भाई, हाँ इस पे रखते हैं थोड़ा सा ये वीडियो, ये जी ये जरा मुकम्मल कर लें जी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। नहीं कोई नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, टाइम को थोड़ा ज्यादा रख लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे उसके अलावा? नहीं, वो ये तो हमने मेरे ख्याल से वीडियो मुकम्मल कर लें, मेरी आवाज आगे पीछे हो रही है दोबारा। हाँ ओके, हम मुझे शायद लेट आई। ओके जी। Quickly that
that's not going to happen unless it's quote unquote rigged, right? So so that's pretty powerful evidence in my mind. There are arguments against that, saying that, well, maybe we live in a multiverse, which would be, an infinite number of additional universes, and so our universe is then the only one to get all the numbers just exactly right. But the reality is that even the multiverse hypothesis says that there have to be physical laws in order to have those numbers, placeholders for those numbers. So we're all lottery winners in effect. Yes, exactly. We're very, very lucky people. Leslie Wickman, thanks for joining us. The book is called God of... जी, उसने आखिर में बड़ी प्यारी बात की है। वो कहती है कि इसके अगेंस्ट ना एक आर्गुमेंट दिया जा सकता है चांस के ऊपर। कहती है चांस के ऊपर, और वही मिचियो कागु जो है ना, उसने भी रद्द किया था, जो जापानीज साइंटिस्ट की हमने वीडियो दिखाई है, उसमें भी उसने इस आर्गुमेंट को रद्द किया था कि स्टीफन हॉकिंग ये कहता है कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मल्टीवर्स किस्म की थ्योरी पेश की जाती है, पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। कहते हैं कि वो 1 से 2, 2 से 2, तो वो एक इनफिनिट नंबर के, गैर महदूद किस्म के नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर की यूनिवर्सेस हैं। उनमें से हमारा बाय चांस एक दुनिया पैदा हो गई है जो कि जिसके ऊपर जिंदगी है। वो कहती है अगर ये भी माना जाए तो मल्टीवर्स जो थ्योरी है, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी है, उसमें भी वो फिजिकल लॉज को तो मानते हैं। जब वो फिजिकल लॉज को मानते हैं तो उनके वजूद के लिए भी तो कोई कॉज चाहिए ना, तो वो भी रद्द कर देगा उस चीज को। तो वो कहती है कि आप किसी किस्म की भी थ्योरी पेश करें, फिजिकल लॉज से आप भाग नहीं सकते। यू आर बाउंड टू दीज फिजिकल लॉज। अल्लाह ने आप पर जबरन ये मुसल्लत कर दिए हैं, और यही अल्लाह कहता है कि भाग सको फितरत से, कैसे भाग सकते हो, मेरे वजूद का कैसे इनकार कर सकते हो। जी, यानी कि अगर निकल सको इस दुनिया के किनारों से तो तुम निकल जाओ, मतलब ये गालिबन सूरह रहमान के अंदर है। वाह, कमाल तशरीह। मुझे आज इसकी सही तरीके से मतलब बात समझ आई है। हाँ, मैं इसका वैसे सोचता था कि मतलब शायद ये सिर्फ जमीन से निकलने की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली में मतलब ये इन लॉज से, नेचर के इन लॉज से जो अल्लाह ने बनाए हैं और आपको बाउंड कर दिया, इनसे निकलने की बात हो रही है कि लगाओ जोर, बुलाओ अपने साथियों को, सबको बुला लो, और अगर निकल सकते हो तो निकल जाओ, निकल के दिखाओ। एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। ओके, अब आ जाते हैं हम मतलब हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ। और चूंकि ये वीडियोस थी, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही थी, तो आज थोड़ा सा मतलब लंबा हो गया है, इसको कोई नहीं, मतलब मजीद थोड़ा आगे चला लेते हैं। तो लास्ट और थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा मतलब क्रिएशन है या फिर ये एक एक्सीडेंट है, मतलब ऐसे ही बाई चांस हो गया है कुछ, ऐसे ही किधर कोई धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई, या फिर ये कोई सोची समझी, जैसे वो आपने लॉटरी वाले उसमें सीन में कहा भाई, या इसमें कुछ है, कुछ और रास्ता है, कुछ मैजिक हुआ है, लॉजिक या मैजिक क्या हुआ है? जी, तो आमिर भाई। अच्छा, क्रिएशन वर्सेस एक्सीडेंट पॉइंट रखने का मकसद यही था, और ये वीडियो के बाद ही मैं कंक्लूजन की तरफ जाना चाहता था। यानी मेरी राय ये थी कि हम क्रिएशन वर्सेस एक्सीडेंट के ऊपर खत्म करें, और फिर हम जो है अपनी एक नई एपिसोड के साथ नाज़रीन के सामने आएंगे। बात रखने का मकसद यही था कि साइंस ने एस्टेब्लिश कर लिया है कि इस दुनिया की तख्लीक हुई है, और उनके पास आर्गुमेंट ये है कि हादसा है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एक मैं अकली दलील देना चाहता था इस पॉइंट के अंदर। अकली दलील मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई एथियस्ट, अ सिंगल एथियस्ट सामने आए और वो कोई ऐसा एक्सीडेंट करके कोई ऐसी चीज तख्लीक देकर बताए कि जो मुफीद हो, फायदेमंद हो। यानी कोई ऐसा हादसा हो कि जिस हादसे के नतीजे में कोई फायदा हो। मगर हम देखते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू पूरी चीज को देखकर जब तख्लीक किया जाता है तो उससे फायदा होता है इंसानियत को। अब कायनात की तख्लीक माने, अब ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉजिकल आर्गुमेंट रखने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ चाहिए सब भाइयों। जी जी फारूक जी, भाई आप भी जरा सुनिए सर, मैं इंशाल्लाह सर हमतन गोश, हम तो हमारे कदमों में बैठे हैं सर आपके। जी इरशाद। देखें, तख्लीक या हादसा, इन दोनों को सामने रखते हुए इंसानी ज़हन तरक्की करने पर आमादा ही तब होता है जब वो इसको तख्लीक माने। आप अगर किसी चीज को हादसा मानते हैं ना, तो आपका इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं आप। जब आप किसी चीज को अबस फजूल मानते हैं ना, विदाउट एनी कॉज मानते हैं, तो उसका लॉजिकल नतीजा ये होता है कि आप इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं उस चीज के अंदर। आप जब इसको तख्लीक मानेंगे और तख्लीक भी बड़ी कमाल और शानदार मानेंगे, फिर आप इसकी खोज में निकलते हैं। और यही वजह है कि इसने लेस्ली विकमैन जो है उसने कहा
कि साइंस के प्रोग्रेस करने का राज ही ये है कि साइंस इसकी खूबसूरती को तलाश करती है, इस तख्लीक की, हादसे को नहीं। हादसा के ऊपर ना लोग अफसोस करने जाते हैं, दाद देने और खुशी मनाने नहीं। और किसी शाहकार की तख्लीक के ऊपर लोग दाद देने भी जाते हैं, उसकी खोज में भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जी, जबरदस्त, सही बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और मतलब लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा नाजरीन के क्या खूबसूरत बात की है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी मतलब बढ़ते रहने का नाम है। साइंस भी इसी चीज़ का नाम है, जैसे वो मोहतरमा फरमा रही थी कि रिसर्च होती रहती है, चीज़ें सामने आती रहती हैं। लेकिन कितने ही अफसोस की बात है कि एक बंदा कहे कि बस जी हादसा हुआ और दैट्स इट, ख़त्म करो, आप मैं सब यहाँ हम जैसे दीगर जानवर कुत्ते बिल्ले फिर रहे हैं, हम भी ऐसे ही हैं, जानवर हैं, तो बाई चांस पैदा हो गए हैं तो बस ठीक है, कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। ज़िंदगी एक तरह से रुक सी जाती है ना, फिर आप फजूलियात के अलावा मतलब क्या करेंगे कुछ ऐसा कि आप कंट्रीब्यूट कर सकें? कोई मकसद मेरे ख्याल में कुछ ऐसा कुछ रह नहीं जाता। जबकि साइंस इस चीज़ का नाम है कि आप तहकीक करें, मज़ीद तहकीक करें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आप एक्चुअली मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप लोग जो मतलब मुस्लिम बिलीवर्स हैं, इनको नहीं कह रहा हूँ मैं, लाइक एथियस्ट और एग्नोस्टिक इस तरह के जो अगर कोई हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप मानिए भाई, साइंस की ही मानिए, मानो साइंस की। और साइंस ये कहती है कि फिर एक जगह फंस के मत रुक जाओ, आगे देखो, आगे मजीद रिसर्च करो, अपनी अकल को थोड़ा खुला छोड़ो, चीजों को देखो समझो। एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे आप लोग मत चलते रहो कि एक बंदे ने कह दिया उठ के जी साइंस हाफिज, खत्म है जी, बस कुछ नहीं इसके आगे, मैं ही शहनशाह हूं, इधर मैंने रिजल्ट निकाल लिया तो बात खत्म। नहीं, आप पढ़िए चीज़ों की, ये भी साइंटिस्ट हैं जिनके हवाले हमने आपके सामने रखे, इनको सुनिए, मजीद रिसर्च कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, थोड़ा निकलिए इन चीज़ों से। वो जो मुकल्लिद मुल्हिद वाली बात की थी ना पिछले एपिसोड में हमने, तो उससे निकलिए, मुकल्लिद मुल्हिद मत बनिए, आप तहकीक कीजिए, बिल्कुल साइंस को पढ़िए। और साइंस को पढ़ने के बाद आप खुद रिजल्ट निकालिए, फिर आप खुद चीज़ों को देखिए कि क्या ये सब इतनी खूबसूरत यूनिवर्स, इतनी प्यारी क्रिएशन, आप मैं हम सब लोग, ये यूट्यूब, ये सब कुछ जो इतनी ज्यादा तरक्की जो हम देख रहे हैं, क्या यार ये मतलब सब फजूल है? इसका कोई कोई वजह नहीं है, इसकी कोई इसके पीछे सोची समझी कोई चीज नहीं है। तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। मिलेंगे आपको इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।